हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज एमपी न्यूज़ एनालिसिस पे हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2022 के प्रमुख खबरें जो बनी है कल रात तक की सुर्खियों से। अगर आप एमपीपीएससी, एमपीएसआई या मध्य प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसका जवाब देना है आपको भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर टीकमगढ़ में। बताइए जरा इसका क्या आंसर हो सकता है। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भोपाल में भी कहां पर आयोजित होगा, तो भोपाल में जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा 22 अप्रैल को। और इसके प्रमुख जो इसमें गेस्ट होंगे वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसमें प्रमुख गेस्ट होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नवांकुर नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। प्रश्न क्या है, नवांकुर नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ होना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर सागर। इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, इसकी डिटेल मैं आगे बताने वाला हूं आपको। नवांकुर नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। इसकी डिटेल मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो नाट्य आयोजन होना है, यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। पहला है, इस आयोजन में नाटक ऑल माय सन्स के लेखक कौन है, ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ। एक और नाटक यहाँ पर प्ले होना है जो सेकेंड डे होगा। नाटक चुहल के लेखक कौन है, तो देखिए इसका आयोजन भोपाल में होना है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि इसका आयोजन कहाँ पर होना है। नवांकुर नाट्य समारोह का आयोजन शहीद भवन में किया जाएगा। भोपाल में शहीद भवन में इसका आयोजन होगा। कब होगा, 14 एंड 15 अप्रैल को, 14 और 15 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें जो एक और प्रश्न पूछा मैंने, नाटक ऑल माय सन्स का मंचन होना है, तो इसके लेखक कौन है, आर्थर मिलर। आर्थर मिलर ने इसको लिखा है और इसका पहले दिन 14 अप्रैल को इस नाटक का मंचन होना है। फिर इसी में एक और नाटक होना है, कौन सा, चुहल। चुहल नाटक के लेखक कौन है, मानव कौल। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अभी मैं नई वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ ये, जिसमें हम एमपीपीएससी के प्री और मेंस आंसर राइटिंग को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक आज के दैनिक भास्कर में संपादकीय में बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देश में डिजिटल क्रांति के साथ ई कचरा एक गंभीर समस्या है। भाई डिजिटल क्रांति जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ई कचरा भी बढ़ रहा है और यह एक गंभीर समस्या है। तो आप इसको मेंस एग्जाम 11 मार्कर के हिसाब से इसको पढ़िए और इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें आंसर राइटिंग अप्रोच में पहले तो हम डिजिटल क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फिर ई कचरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और आपको ये पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा जिसमें आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चीन और अमेरिका के बाद भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भाई एक पॉइंट तो हमें यही मिल गया, एक नॉलेज मिल गया कि ई कचरे का भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ई कचरे को दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकार में बांटा गया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, संचार उपकरण हो गए, उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। जनरली 4 मेन कैटेगरीज ये हमने यहाँ पर रखी हैं, वैसे तो 21 प्रकार की कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके प्रबंधन के लिए देश में कानून है। ठीक है, लेकिन उनके क्रियान्वयन का प्रश्न बना हुआ है। मतलब जो देश में कानून है लेकिन उसका सही क्रियान्वयन अभी हुआ नहीं है।
ई कचरे में विविध पदार्थ होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से खतरनाक पदार्थ जैसे सीसा होता है, पीसीबी होता है, पीसीबी पारा होता है, पीबीडीआई होता है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्डेट्स शामिल हैं। ई कचरा जलने पर हानिकारक रसायन छोड़ता है जो रक्त, गुर्दे व तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब इसे लैंडफिल में फेंका जाता है तो रसायन भूजल में रिस जाते हैं जो भूमि और समुद्री जीवों दोनों को प्रभावित करते हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016-17 में आया था। तो यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज भी मिल सकता है। ई कचरा प्रबंधन नियम कब आया था? 2016-17 में आया था। तो इसमें क्या बोला गया कि उत्पादकों को ई कचरे के संग्रह और उसके विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। मतलब उत्पादकों को ही जिम्मेदार बनाया गया है। भारत में 95% ई कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अनौपचारिक क्षेत्र लिखा है, मतलब कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं बनाई गई है। और स्क्रैप डीलर इसे अवैज्ञानिक रूप से एसिड में जलाकर या घोलकर इसका निपटान कर देते हैं। तो ये एक भारी समस्या है। जो स्क्रैप डीलर होते हैं अवैज्ञानिक तरीके से, मतलब इसका कोई एक सिस्टमेटिक रूल फॉलो नहीं करते हैं और इसको एसिड में जलाकर या इसका घोल बनाकर इसका निपटान कर देते हैं। 2018-19 में एकत्र किए गए ई कचरे की मात्रा 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 78,000 टन थी। मतलब 2018-19 में पहले हमारा 1.54 लाख टन था जो अब 78,000 टन रह गया है। ई कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीब्रोमिनेटेड डिपेनिल जैसे जहरीले तत्व होते हैं। ये नाम आपको सब याद करने पड़ेंगे, मेंस एग्जाम राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये। मनुष्यों पर स्वास्थ्य प्रभावों में गंभीर बीमारियां जैसे फेफड़े का कैंसर, श्वसन संबंधी समस्याएं, ब्रोंकाइटिस, मस्तिष्क की क्षति आदि शामिल हैं, जो जहरीले धुएं के सांस लेने के कारण भारी धातुओं के संपर्क में आने और समान रूप से होती हैं। ओके, ई कचरा एक पर्यावरणीय खतरा है। सेकंड आपको पैराग्राफ में इस तरीके से लिखना है, जिसमें भूजल प्रदूषण, मिट्टी का अम्लीकरण और भूजल का प्रदूषण और प्लास्टिक और अन्य अवशेषों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। देश में ई कचरे के 312 अधिकृत रिसाइकलर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कितने अधिकृत रिसाइकलर हैं? 312, जिनकी सालाना क्षमता लगभग 800 किलो टन की है। लेकिन फिर भी 90% से अधिक ई कचरा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र से ही नियंत्रित होता है। मतलब 312 हमारे पास अधिकृत रिसाइकलर हैं, लेकिन उन तक कचरा पहुंच नहीं पाता है। मात्र 10% कचरा ही उन तक पहुंचता है। कौन से कचरे की बात कर रहे हैं हम? ई वेस्ट की बात कर रहे हैं। देश में 10 लाख से अधिक लोग हाथों से रिसाइकल के काम में शामिल हैं। श्रमिक पंजीकृत नहीं है। अब ये एक गंभीर समस्या है कि जो ई कचरा है वो लोग हाथों से ही रिसाइकल कर देते हैं और उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों का पंजीयन नहीं है। इसलिए श्रमिकों के अधिकार, पारिश्रमिक, सुरक्षा उपायों जैसे रोजगार के मुद्दों को ट्रैक करना बहुत कठिन है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के साथ जुड़ने की रणनीति के साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल बेहतर ई कचरा प्रबंधन प्रथाओं में एक लंबा रास्ता तय होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति में सुधार होगा और बेहतर प्रबंधन प्रदान होगा। यह प्रबंधन को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और निगरानी में आसान बना देगा। निगमों का प्रभावी कार्यान्वयन ई कचरे के प्रबंधन के लिए आगे का रास्ता है। प्रभावी जागरूकता सभी हितधारकों के लिए सही कदम होगा। पर्यावरण के अनुकूल ई अवशिष्ट को रिसाइकिल करने की प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। मतलब आखिरी में आपको ये उपाय भी लिख देने हैं यहाँ से। कौन कौन से भाई? नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन ई कचरे के प्रबंधन के लिए एक अच्छा रास्ता है। प्रभावी जागरूकता सभी हितधारकों के लिए सही कदम होगा। पर्यावरण के अनुकूल ई अवशिष्ट को
रिसाइकिल करने की प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। जब तक हम इस नियम का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं करते हैं तब तक देश कई अनौपचारिक प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण करेगा। नियम का सख्ती से क्रियान्वयन होना चाहिए, पर्याप्त जागरूकता होना चाहिए और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल सेट के लिए प्रशिक्षण एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करिए। आपके जो भी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब मैं इस तरीके की सीरीज लेकर के आता रहूँगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। सी यू इन नेक्स्ट सेशन टुमारो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।